नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 132 करेंगे और जिन लोगों को सेट का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। अब देखें, कहा ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ए और बी 6 घंटे में, बी और सी 10 घंटे में, तथा ए और सी 7.5 घंटा यानी 7 दूना 14 और 1 15/2 घंटे में। यार इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30, यानी कि टैंक का कैपेसिटी आ गया 30 लीटर। का ए और बी 6 घंटे में 30 तो 1 घंटा में 5, बी और सी 10 घंटे में 30 तो 1 घंटा में 3, ए और सी 15/2 घंटा में 30 तो 1 घंटा में 15 दूना और 2 दूना 4। अब यार अगर इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिएगा, ए भी 2 ठो, बी भी 2 ठो, सी भी 2 ठो, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 3 8 4 12। 2 से काटिएगा 6 बार में, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा? 6 लीटर भरेगा। सवाल का ए अकेले टैंक को कितना समय में भरेगा, तो ए का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। तीनों मिलकर 1 घंटा में जितना काम करेगा या जितना भरेगा उसमें से बी और सी का 1 घंटे का काम घटा दीजिएगा तो क्या शेष ए का नहीं आ जाएगा? यस, तो बी और सी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। तो टोटल ए, बी और सी तीनों मिलकर 1 घंटे में जितना भरेगा उसमें से बी और सी का 1 घंटे का काम घटा दीजिएगा, शेष ए का आ जाएगा। ए 1 घंटा में 3 लीटर बोला, ए पूरे टैंक को कितना समय में, तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 10 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। आसान सा ही सवाल था ये। देखिए, का 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस ये है 7 के पावर 24 का इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा? पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज आप बताना, मान लीजिए 4 है, 8 है, 32 है, इस तरह से दिया, इसको बोले कॉमन करिए, तो क्या आप 32 कॉमन कर लेंगे? नहीं, आप बोलेंगे सर छोटा वाला नंबर कॉमन करते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो 1 4 16, इस तरह से चीजें आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ भी अगर आप कॉमन करेंगे तो छोटा वाला कितना, 7 के पावर 21 कॉमन कीजिएगा तो 7 के पावर 21 कॉमन कर लिए तो इसके जगह बचेगा 1। 7 के पावर 22 है, 7 के पावर 21 कॉमन किए, 22 में से 21 कॉमन किए तो 7 के पावर 1, अगेन 7 के पावर 2 एंड 7 के पावर 3। अब देखें, ये 7 के पावर 21 गुना 7 के पावर 3 है कितना, 343, 7 का स्क्वायर 49, 7 के पावर 1 7 एंड 1, सबको ऐड कीजिएगा ना तो 400 आ जाएगा। क्लियर है बात? आप लोग कर लीजिएगा। तो ये 400 है। अब का इस एक्सप्रेशन को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखें यार, 25 से काटिएगा तो ये 16 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी कि 25 से ये एक्सप्रेशन पूर्णतः डिवाइड हो गया और अगर पूरा पूरा कट गया मीन्स रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बोला लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेच देती है। 20 केजी टोटल पनीर हर दिन बनाती है और बेच देती है। का 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है, तो 1 लीटर दूध की लागत अगर 40 रुपए है तो हर रोज दूध खरीदने में वो कितना पैसा खर्च करती है, ये आपसे सवाल पूछा है। देखें, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हर दिन वो कितना क्वांटिटी यानी कितना लीटर दूध यूज करती है। यहाँ रिलेशन दिया है कि 1 लीटर दूध से आप 200 ग्राम पनीर बना सकते हैं, यानी कि 200 ग्राम पनीर बनाने के लिए आपको 1 लीटर दूध चाहिए। और कहा लता हर दिन 20 केजी पनीर बनाती है। अच्छा यार, 20 केजी, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 20 केजी में कितना हो जाएगा? 20,000 ग्राम।
तो आप बताना एक चीज, अगर 200 ग्राम पनीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध चाहिए तो 20,000 ग्राम पनीर बनाने के लिए कितना दूध चाहिए? तो आप देखेंगे कि यहाँ सर 100 गुना है, यहाँ कै गुना? 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना यानी कि 100 लीटर दूध चाहिए होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो 200 ग्राम पनीर बनाने के लिए 1 लीटर, तो 1 ग्राम पनीर बनाने के लिए कितना चाहिए? 1/200 ग्राम, 1/200 ग्राम, तो 20,000 ग्राम पनीर बनाने के लिए कितना? 20,000 से गुना कीजिएगा तो ये 100 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? और ऐसे भी यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है 200 ग्राम पनीर बनाने के लिए 1 लीटर, तो 20,000 ग्राम यानी कि इसका 100 गुना है, तो इसका 100 गुना यानी कि 100 लीटर दूध आपको चाहिए हर दिन का। 1 लीटर दूध का कीमत 40 रुपया है, तो हर दिन कितना खर्च करती है? हर दिन वो 100 लीटर दूध यूज करती है। 1 लीटर का कीमत है 40 रुपया, तो 100 लीटर का कीमत हो जाएगा 4,000। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दिया है A + B + C, A + B + C बराबर 2S, और आपसे पूछा है S - A का होल स्क्वायर प्लस S - B का होल स्क्वायर प्लस S - C का होल स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। यहाँ आप वैल्यू पुटिंग कर लीजिए यार, ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, कोई भी नंबर जो भी आपका दिल चाहे वो ले लीजिए। तो यहाँ लेते A1 B2 C3, तो 3 2 5 1 6, बाएं साइड 6 है तो दाएं साइड भी 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ S का वैल्यू क्या लें ताकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 3 लीजिए, तो 3 दूना 6, दाएं साइड 6 बाएं साइड भी 6, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो A1 है, S 3 है, तो 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस S - B यानी 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, S - C यानी कि 3, 3 C का वैल्यू 3 है, तो 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14, तो इसका वैल्यू आ गया 14। अब ऑप्शन में ABC का वैल्यू रख के देख लीजिए किस ऑप्शन का मान 14 आता है। तो यहाँ दिख गया डायरेक्ट A, ऑप्शन नंबर C, A² प्लस B² प्लस C²। A है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, B है 2, 2 का स्क्वायर 4 और C है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14। ऑप्शन C कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, देखिए का एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर पर आवर के चाल से एक स्थान से बाई तक जाने में कुल 4 घंटे का समय लेती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो बताएं अब नया समय कितना लगेगा? ये भी आसान सा सवाल है। का 55 किलोमीटर पर आवर के चाल से स्थान X से बाई तक जाने में 4 घंटे लगता है, तो यार डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 4 × 5 = 20 + 2 22 यानी 220 किलोमीटर। अब का इसी दूरी को अगर उसका चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगेगा? पहले चाल था 55, अब चाल है 5 बढ़ गया तो नया चाल हो गया कितना? 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से अगर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो टाइम कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बट्टा चाल, 0 से 0, 2 से काटिएगा 3 बार, 2 से 11 बार, 11/3 घंटा है। अब आंसर मिनट में दिया है तो यार आवर को मिनट में लाइएगा तो 60 से गुना, 3 से 20 दिया 60 यानी कि 11 दूना 22, 220 मिनट। ओके, सवाल कहा कि अब उसका नया समय कितना कम लगेगा, कितना कम लगेगा? तो आप बताइए, पहले टाइम लग रहा था 4 घंटा, 4 घंटा कहने का मतलब कितना हो गया? 4 × 6 = 24 यानी 240 मिनट। पहले 240 मिनट लग रहा था पर अब टाइम आपको लग रहा है 11 दूना 22 यानी 220 मिनट। तो कितना कम लग रहा है? तो 20 मिनट कम लग रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर C। देखिए का एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित, चयनित कहने का मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया, जो पास हो गए, चयनित और अचयनित, अचयनित यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अर्थात फेल होने वाले,
पास होने वाले और फेल होने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात दिया है 9:2। पास होने वाला का संख्या 9 है, फेल होने वाला का संख्या 2 है। तो आप बताइए, पास हुआ है 9 ठो, फेल हुआ 2, यानी कि टोटल कितने कैंडिडेट होगा? तो आप बोलेंगे सर 11। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे का यार, 80 कम ने आवेदन किया होता। कहने का मतलब हुआ कि टोटल जितने लोगों ने शुरू में आवेदन किया था का अब 80 कम लोगों ने आवेदन किया होता। 80 कम लोग अगर फॉर्म डाले होते और 20 कम चयनित होते, यानी 20 कम पास होते। 80 कम लोग फॉर्म डाले होते और 20 कम लोग अगर चयनित होते तो चयनित और अचयनित का रेशियो अब 5:1 हो जाता। आप एक चीज बताना, एक्स लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। यार एक चीज बताइए, पहले टोटल कैंडिडेट था कितना? 11x का 80 कैंडिडेट कम फॉर्म डाले होते, यानी कि इतने विद्यार्थी फॉर्म डाले होते, यानी आवेदन किए होते। का 20 कम पास होते, पहले पास हो रहे थे कितना? 9x। अब का 20 कम पास होते, यानी अब पास होते इतना। आपको टोटल मालूम है, अब पास होने वाला का संख्या मालूम है, तो क्या आप फेल होने वाले का संख्या नहीं निकाल लेंगे? तो फेल होने वाला का संख्या कितना? टोटल में से पास होने वाला का संख्या घटा दीजिए। तो यार 11 में से 9 गया कितना? 2x। -80 + 20 माइनस का 60। अब पास होने वाला का संख्या पता कर गए, अब फेल होने वाला का संख्या पता है, और पास और फेल का रेशियो अब दिया है कितना? 5:1। तो पास होने वाले बच्चों का संख्या है 9x + 20, सॉरी -20, और बट्टा फेल होने वालों का संख्या है 2x - 60। और अब पास फेल का रेशियो दिया है कितना? 5/1। क्रॉस कीजिएगा तो ये 9x - 20 बराबर 10x - 300। यार 9x इधर जाके घटेगा तो x -300 इधर आके +300, तो -20 + 300 कितना? 280। तो x का वैल्यू पता कर गए। अब सवाल कहा क्या कि प्रक्रिया के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था? तो टोटल कितने लोगों ने फॉर्म डाला था? 11x। तो x का वैल्यू पता है, तो 11 × 280, 0 11 8 88, 11 दूना 22 और 8 30, यानी कि 3080। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? तो ये बेसिक अप्रोच भी इसका सही है, आप चाहें तो बेसिक से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका होता है यार, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को ये तरीका पता है उनको चीजें समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आप बेसिक ही करें, ज्यादा बेहतर है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है कि आपको ये बस देखना है कि चेंज किस किस में हो रहा है। बस ये चीज अगर आप पकड़ गए ना तो काम आसान हो जाएगा। चेंज किस में हो रहा है, तो पहले बताना पास और फेल का रेशियो है कितना? 9:2। क्लियर है? और बाद में पास और फेल का रेशियो हो जाता है कितना? 5:1। यही है ना? अब बस आपको ये देखना है कि सर चेंज किस में हुआ है, तो कहा कि 80 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी कि टोटल जितने लोग शुरू में आवेदन किए थे, अगर 80 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो एक चेंज तो पता चल गया कि टोटल में हुआ है सर। क्लियर है बात? तो आप बताना, पास हुआ है 9, फेल हुआ है 2, तो टोटल कितने होंगे? 11। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे का 20 कम चयनित होते, यानी कि 20 लोग कम पास होते, तो सेकंड चेंज किस में दिया है? पास में। तो यहाँ पास हो जाएगा कितना? 9। क्लियर है बात? बाद में टोटल 5 और 1 6, और पास होने वाला कितना? 5। बस काम हो गया। टोटल 80 लोग कम आवेदन किया होता और 20 लोग कम सिलेक्शन होता। यही तो इसने सवाल में बोल रखा है ना। बस क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लीजिए। 11 × 5 = 55, 9 × 6 = 54। 55 और 54 का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। क्लियर? अब यहाँ देखें, 8 × 5 = 40, 400, 6 दूना 12, 120। तो 400 और 120 का डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे सर 280 का। तो 1 यूनिट बराबर 280 का टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था? तो टोटल 11 यूनिट लोग थे। 1 यूनिट बराबर 280, 11 यूनिट बराबर कितना? 280 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3080 हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। तो आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी सवाल को कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक करने में भी कोई बुराई नहीं है। जैसे आपको समझ में ये चीज अगर आपका पढ़ा रहेगा तभी समझ पाइएगा, और बेसिक तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बचपन से करते आए हैं, समझ ही जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा 10,000 रुपए की राशि पर
14% प्रति वर्ष के दर से 2/5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। जबकि ब्याज जो है ना वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। का एक के निकटतम यानी इंटीजर में, आपको आ रहा होगा डेसिमल में वैल्यू, तो इंटीजर में करना है तो वो चीज तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल देखें आप, का प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, ओके ना, प्रिंसिपल दिया है कितना, ये 10,000। रेट है 14% और रेट कहने का मतलब होता है हर साल मिलने वाला ब्याज। रेट कहने का मतलब 1 साल का ब्याज, यानी कि आपको हर साल ब्याज मिलता है कितना, 14%। तो यार 2/5/7 वर्षों में ये 10,000 रुपया जो है 2/5/7 वर्षों में 14% के दर से हो जाएगा कितना, हो जाएगा कितना कहने का मतलब अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो आप बताना 14% का फ्रैक्शन होगा कितना, तो 2 से काटिएगा 7 बार, 2 से 50 यानी 50 7/50। कहने का मतलब हुआ मूलधन है 50, 7 का ब्याज मिला तो मिश्रधन हो जाएगा कितना, 57/50। ओके, एक साल में सुनिएगा गौर से 10,000 रुपया जो है ये 14% के दर से एक साल में हो जाएगा कै गुना, तो 57/50 अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो 50 मूलधन है, 7 ब्याज मिला तो मिश्रधन हो गया 57/50। पहला साल हो गया 57/50, सेकेंड ईयर अगेन हो जाएगा कितना, 57/50। 2 साल तक तो कंप्लीट ब्याज मिला। अब नेक्स्ट ईयर जो है 5/7 वर्ष का ब्याज मिला है, तो आप बताएं एक साल में 14%, तो 5/7 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10%, और 10% का फ्रैक्शन 1/10 यानी मूलधन 10 है, 1 का ब्याज मिला तो 5/7 वर्षों में ये राशि हो जाएगा यानी अमाउंट कितना, तो 11/10। बस यार इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको अमाउंट पता चल जाएगा। और अमाउंट में से आप अगर प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, सीआई के सवाल में कैलकुलेशन रहता है यार। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये 8% नहीं है, ये बी के 80% के बराबर है। ओके, का ए का 120%, ए का 120% बी के 80% के बराबर है। तो आपसे सवाल पूछा बी प्लस ए बट्टा बी माइनस ए का वैल्यू। यार देखें बराबर के दोनों साइड परसेंट से परसेंट कैंसिल, 40 दूना 80, 40 दिया 120। वेरिएबल को एक साइड लेकर आइए तो ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा 2/3, यानी ए का वैल्यू 2 यूनिट, बी का वैल्यू है 3 यूनिट। अब बोला बी प्लस ए यानी कि 3 2 5, बी माइनस ए 3 माइनस 2 कितना 1, तो 5, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये दिया है 3x माइनस 2y, अनुपात है यानी कि बट्टा, अनुपात यानी फ्रैक्शन होता है, 2x प्लस 3y बराबर है 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 माइनस 6 दूना 12 बराबर 5 दूना 10x प्लस 5 दिया 15y। सेम वेरिएबल को एक साइड 10x इधर आके 18 में से घटेगा 8x, माइनस 12 दाएं साइड जाके 15 में जुटेगा 27y। वेरिएबल को एक साइड कीजिएगा तो x बट्टा y बराबर 27/8, यानी x का वैल्यू 27 और y का वैल्यू है 8। क्लियर, x और y का वैल्यू पता करके अब बोला यहाँ क्यूब रूट x है, क्यूब रूट x तो 27 का क्यूब रूट कितना 3 प्लस क्यूब रूट y, क्यूब रूट बाई है 8 तो 8 का क्यूब रूट कितना 2, और नीचे यही चीज है यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यार 3 2 5/1 तो 5 का स्क्वायर कितना 25, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 4x स्क्वायर प्लस 8x में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। ये क्वाड्रेटिक दिया है का 4x स्क्वायर प्लस 8x में क्या ऐड करें, हमने मान लिया k ऐड करते हैं। कहा कि k ऐड करने के बाद ये जो इक्वेशन है ना ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग। पहले भी ऐसा सवाल हम लोगों ने किया
देखें यार, कोई भी द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। विवेचक आप लोग पढ़े होइएगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब माइनस 4ac दाएं साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस 4ac। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी द्विघात समीकरण अगर पूर्ण वर्ग है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। बी स्क्वायर बराबर 4ac। और इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर बराबर 4ac है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण जो है पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर है बात? अब कुछ नहीं करना है, बी का वैल्यू कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर 64 बराबर 4 गुना ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू है के। 4 चौक 16 से काटिएगा 4 बार में, यानी के का वैल्यू 4। यानी इस इक्वेशन में अगर आप 4 ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, पिछले साल रेलवे में इससे सवाल पूछा था। अच्छा सवाल है ये। देखिए, कहा ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है और बाकी बचा लेता है। यदि उसकी बचत, पीडीएफ जो मिलेगा उसमें सुधरा रहेगा यार, परेशान नहीं होना। यह है उसकी बचत 3288 रुपया। देखें यार, इसमें दो तरीके से सवाल पूछता है। एक तो शेष करके देगा कि घरेलू खर्च पर 24%, शेष का मनोरंजन पर 16%, शेष का 12% शिक्षा पे खर्च करने के बाद, तो ये सक्सेसिव का घटना होता है। और दूसरा देगा आपको कंटिन्यू डाटा, कंटिन्यू रिलेशन देगा। जैसे यहाँ बोला घरेलू खर्च पर 24% खर्च कर दिया, ओके ना, का मनोरंजन पे 16% खर्च किया और शिक्षा पे 12% खर्च किया, ओके। तो ये कंटिन्यू डाटा दिया है कि घरेलू खर्च पे अपने इनकम, जो भी उसका इनकम है ना, इनकम में से 24% घरेलू खर्च पे, 16% मनोरंजन पे, 12% उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो इन तीनों मदों को मिलाकर टोटल खर्च कर दिया कितना? तो 6 4 10 और 2 52, 2 2 4 और 1 5, 6 4 10 और 2 12, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 52% खर्च कर दिया। तो सेविंग किया होगा कितना? 48%। पर एक्चुअल में सेविंग किया है कितना? 3288 रुपया। 48% इतना है, तो का उसका मासिक इनकम ज्ञात करें। मासिक इनकम कहने का मतलब 100% का वैल्यू। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको कर लीजिएगा, गुना 100। ठीक है, चलिए देखें। का दी गई साधारण ब्याज के किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है 4:5 है। किसी सर्टेन टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है ये 4:5 है। का 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाएगा। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 5:7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज आप बताना, जैसे आप कहीं भी, जैसे आपने कुछ पैसे जमा किए किसी को, मान लीजिए बैंक में 5,000 रुपए आपने जमा कर दिया, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। 6 साल बाद आप जाके बोलेंगे कि भैया हम 7,000 रुपए जमा किए थे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो आप ध्यान रखना, टाइम बढ़ने पर आपका अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज ज्यादा मिलेगा तो अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहेगा यार। प्रिंसिपल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा थोड़े ना होगा यार कि आप किसी को मान लीजिए कि 400 रुपए उधार दिए, 400 किसी को कर्ज दिए, 10 दिन के बाद बोलिएगा भैया हम 700 रुपया कर्ज दिए थे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है, अमाउंट बढ़ेगा क्योंकि ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट बढ़ेगा, पर प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पर इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई? 5 से, तो यहाँ भी 5 से, नीचे 4 से, तो यहाँ भी 4 से। तो आप बताना, प्रिंसिपल है 20, अमाउंट कितना? 25। प्रिंसिपल 20, अमाउंट कितना? 28। क्लियर है?
पहले अमाउंट था 25, अब अमाउंट 28 हो गया, यानी कि ब्याज ज्यादा मिला तभी अमाउंट बढ़ गया। तो अमाउंट में कितने का वृद्धि, अमाउंट कहने का मतलब ब्याज में कितने का वृद्धि, तो आप बोलेंगे 3 का वृद्धि हुआ सर। तो 3 साल में ब्याज 3 रुपया ज्यादा मिला, तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ गया, 1 रुपया। 1 साल का ब्याज है 1 रुपया, रेट पूछा तो रेट होता है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल में 1 रुपए का ब्याज मिला, और ब्याज हमेशा किस पे, मूलधन पे। तो 1 का ब्याज मिला मूलधन 20 पे, परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, तो 20 पचे 100 यानी कि रेट आ गया 5%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुछ लोगों को ये चीज पहले नहीं पढ़ा होगा कि ये अमाउंट कैसे बढ़ गया। तो यार अमाउंट जो होता है ना, ये ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट आपका बढ़ेगा। आप ऐसे देखें, आपको समझ में आ जाएगा चीजें। देखिए किसी सर्टेन टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 4:5, प्रिंसिपल 4 है, मिश्रधन 5 है, तो आप बताना ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है बात का। 3 साल बाद जो है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:7 है, तो आप बताना प्रिंसिपल 5 मिश्रधन 7 है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यार यहाँ ब्याज जिस रेशियो में चेंज होगा, अमाउंट भी उसी रेशियो में चेंज होगा। आप रहने दें, आप ऐसे ही समझिए, प्रिंसिपल 4 मिश्रधन 5, तो ब्याज कितना, 1। अब 3 साल बाद प्रिंसिपल 5 अमाउंट 7, तो ब्याज कितना, 2। प्रिंसिपल को सेम करना है तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से हर जगह। नीचे कितना से, 4 से, तो 4 से हर जगह। प्रिंसिपल सेम हो गया क्या, यस। पहले ब्याज मिल रहा था 5, अब ब्याज मिल रहा 8, कितना ब्याज बढ़ गया, 3 रुपया ब्याज बढ़ गया। तो यार 3 साल में 3 रुपया ब्याज ज्यादा मिल रहा, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, 1 का। और 1 साल का जो ब्याज होता है वही तो रेट होता है, तो 1 साल में 1 का ब्याज मिला, और ब्याज हमेशा किस पर, मूलधन पर। मूलधन है कितना, 20%, तो 100 से गुना 5%। ओके चलिए। का तांबा और एल्युमिनियम के 2 kg के मिश्रण में 30% तांबा है, इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए जिससे तांबा का मात्रा 20% हो जाए। अच्छा क्या मिलाने को बोला, का कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए। तो यार अगर आप एल्युमिनियम मिलाइएगा ना, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्सचर है, अगर इस मिक्सचर में एल्युमिनियम मिलाइएगा तो कॉपर जो है ये सेम रहेगा। एल्युमिनियम मिलाएंगे तो एल्युमिनियम का मात्रा बढ़ जाएगा, पर कॉपर तो सेम रहेगा ना यार। तो कॉपर को लेकर सवाल सॉल्व कीजिए। आंसर ग्राम में दिया तो 2 kg यानी कि 2000 ग्राम का। इसमें तांबा है 30%, आपको कॉपर ही लेना है। 2000 ग्राम का जो मिश्र धातु है इसमें तांबा 30% है। का कितना एल्युमिनियम मिला है, हमने मान लिया x ग्राम एल्युमिनियम मिला है, तो अब मिक्सचर हो गया कितना, पहले था 2000, x ग्राम एल्युमिनियम मिला है तो नया मिक्सचर हो गया इतना। और का इस नए मिक्सचर में तांबा का मात्रा है 20%, और आपको तांबा लेना है, चूंकि तांबा सेम रहेगा, तो इस नए वाला मिक्सचर में कॉपर 20%। दोनों तांबा है अतः आपस में बराबर। अब ये कटेगा 10 दूना 20, 10 तिया 30, 2 से काटिएगा 1000, तो ये हो जाएगा 3000। 2000 इधर आके घटेगा तो x बराबर कितना, 1000, यानी 1000 ग्राम एल्युमिनियम मिला है। क्लियर है बात। चलें आगे। देखिए का x ने किसी व्यापार में लगने वाले कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, y ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, तथा z ने शेष पूंजी, ये पूंजी है यार, शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 1140 है तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। आप लोग को पता होगा पार्टनरशिप में बस एक चीज ध्यान में रखना होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। यानी पूंजी और टाइम का जो गुणनफल होता है ना, ये लाभ का रेशियो दर्शाता है। पूंजी और टाइम का गुणनफल लाभ का रेशियो देगा। तो x, y एंड z ये 3 पार्टनर हैं यार, इन तीनों के लाभ का रेशियो पता कर लेते। कहा x जो है 1/4 भाग पूंजी, x 1/4 भाग पूंजी 1/4 समय के लिए लगाया, तो x का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, x का पूंजी गुना x का समय। कहा y 1/5 भाग पूंजी जो है 1/2 समय के लिए लगाया, तो y का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, y का पूंजी गुना y का समय।
का जेड शेष पूंजी पूरे टाइम के लिए, शेष कहने का मतलब एक्स तथा वाई जितने रुपए इन्वेस्ट किए उसके अलावा जो शेष बचा वो जेड ने निवेश किया है। तो एक्स ने निवेश किया है कितना, 1/4, वाई ने निवेश किया 1/5। तो मेरे भाई 4 5 का एलसीएम 20, 4 बचे 5 चौक तो 9/20, तो शेष बच गया कितना, 11/20, जो किसने निवेश किया होगा, जेड ने। तो जेड ने कितना पूंजी निवेश किया है, 11/20 का जेड जो है शेष पूंजी पूरे टाइम के लिए निवेश किया। एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन में 1 जो है ना ये टोटल को डिनोट करता है, 1 हमेशा टोटल को डिनोट करेगा। तो यहाँ टाइम तो फ्रैक्शन में है, तो कहा जेड ने शेष पूंजी को पूरे टाइम के लिए, पूरे टाइम कहने का मतलब 1 टाइम के लिए निवेश किया है। तो जेड का पूंजी गुना जेड का समय, जेड का प्रॉफिट हो गया। अब रेशियो अगर छोटा होता है तो कर लीजिए, देखें 2 से तो कटेगा, तो ये 2 दूना 4, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 10 बार में, तो यहाँ आ गया मेरे भाई 1/8, ये 1/5 और ये 11/10। 8 5 10 का एलसीएम 40 से इसको मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो 8 बचे 40, 5 से 5 40, 10 चौक 40 का कुल लाभ, कुल यानी तीनों को मिलाकर टोटल लाभ है कितना, 8 4 12, 12 5 17, पर एक्चुअल में टोटल लाभ दिया है कितना, 1140 का। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, कहीं मिस्टेक नहीं ना है यार, 1/8, 1/5 और यहाँ 11/10, 8 बचे 40, 5 40, 10 चौक तो 11 चौक 44 होगा ना, खत्म है क्या। तो ये हो जाएगा कितना मेरे भाई, 44 और 8 52, 52 और 5 57, 57 यूनिट का वैल्यू है 1140। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। 1 20 है तो तीनों का हिस्सा पूछा है, 1 x का 5 तो 20 बचे 100, बाई का 8, 8 दूना 16, 44 20 880, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, का दूसरे गिलास में ये रेशियो 6:1 है, का नए मिश्रण में दोनों गिलास के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए। का इन दोनों मिश्रणों को कहा मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। क्लियर है, सिंपल एलिगेशन का ये सवाल है। 2 मिश्रण है दूध और पानी का इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए, दोनों को मिलाने की बात कर रहा है। कहा कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो एलिगेशन लगा लीजिए, जिस पे लगाने का दिल करता है। अगर मिल्क पे लगाना चाहते तो हर जगह से मिल्क ले लीजिए। पहला में मिल्क है कितना 3, टोटल मिक्सचर 3 5 8 में। दूसरा में मिल्क है कितना 6, टोटल मिक्सचर 7 में। इन दोनों को मिलाकर जो कॉमन मिक्सचर बना उसमें मिल्क है कितना 1, टोटल कितना में 2 में। अब इन दोनों के अंतर को यहाँ पर और इन दोनों के अंतर को यहाँ पर। अब देखें यार बट्टा में यहाँ पे 8 7 2 है, तो इन सब को इंटीजर में चेंज कर लीजिए। इंटीजर में चेंज करने के लिए 8 7 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुना 7। ओहो, एलसीएम लेंगे तो 8 गुना 7 56 हो जाएगा। अब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो 8 से 8 कैंसिल, 7 21, 7 से 7 कैंसिल, 8 6 48, 2 से 4 बार में तो 4 7 28, 28 में से 21 गया 7, 48 में से 28 गया 20, तो 20:7, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का ए बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात 2 5 7 है। तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 2:5:7। आगे कहा यार वे तीनों किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर देंगे। तीनों मिलकर काम को 10 दिन में, तीनों मिलकर एक दिन में 2 5 7 7 14 काम, एक दिन में 14 काम का 10 दिन में पूरा काम कर देगा, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब कहा इस काम का 30% काम ए कै दिन में, ये जो टोटल वर्क है ना इसका 30% काम ए अकेले कै दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 2 काम, इस पूरे काम को ए कै दिन में करेगा, तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 सते 14, 7 तिरिक 21 दिन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ए बी और सी कितने घंटे में भर देगा? 6 घंटे में भर देगा। अच्छे से समझिएगा, खूबसूरत सवाल है। ए बी और सी जो है टैंक को 6 घंटे में भर देगा। ए बी और सी मिलकर टैंक को कितने घंटे में? 6 घंटे में। का एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, यानी कि तीनों को एक साथ ओपन किए पर 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिए। 2 घंटे के बाद आपने सी को बंद कर दिए, यानी कि ए बी और सी तीनों साथ में चला कितने घंटे तक? 2 घंटे तक। साथ में चला कितने घंटे तक? 2 घंटे तक। आगे का इसके बाद ए और बी ने 7 घंटे का अधिक समय लेकर बचे हुए टैंक को भर दिया। अब सी को बंद कर दिए तो कहा ए और बी मिलकर जो है बचे हुए टैंक को कितने समय में भर दिया? 7 घंटे में। यही 3 डाटा आपको दिया है। आपसे सवाल बोला सी अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगा। एक बार फिर से समझिए, का ए बी और सी तीनों अगर साथ में चलेगा तो पूरा टैंक 6 घंटे में भर देगा। ओके। आगे का तीनों को एक साथ ओपन किए तो 2 घंटे बाद, तीनों को एक साथ ओपन किए और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिए। उसके बाद बचे हुए टैंक को ए और बी ने मिलकर 7 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लिया और टैंक को भर दिया। सी अकेले उस टैंक को कितने समय में भरेगा? तो यार इन सबों का आप अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 42 ले लेते हैं। ओके ना। ये टैंक का कैपेसिटी, ऐसा कोई भी नंबर लीजिए जो 6, 2 और 7 से कटे, कोई भी नंबर। तो 6 सत्ते 42, यानी तीनों मिलकर 1 घंटा में 7 का ए बी और सी तीनों मिलकर 2 घंटे तक चला है तो 2 घंटे में कितना काम कर देगा ये बाद में देख लेंगे। देखिए आगे का ए और बी 7 घंटे में कितना काम किया है ये भी देख लेंगे। आप पहले ये बताना, बस यहाँ से काम आपका आसान हो जाएगा। एक चीज यार, कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएगा। देखिए ये टैंक का टोटल कैपेसिटी हमने मान लिया 42 लीटर। ए बी और सी 6 घंटे में 42, तो 1 घंटे में कितना? 7 लीटर। का तीनों मिलकर 2 घंटे तक साथ में चला। तीनों मिलकर 2 घंटे तक चला तो आप बताना तीनों 1 घंटा में 7 लीटर भरता है तो 2 घंटे में कितना भर देगा? 14 लीटर। ओके ना। 14 लीटर भर गया। सी को बंद कर दिए तो आप बताना रिमेनिंग बच कितना रहा था? टोटल 42 लीटर का टैंक है, 14 लीटर भर गया तो शेष बच गया कितना लीटर? 28 लीटर। और का इस शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भर दिया। ए और बी जो है 28 लीटर पानी 7 घंटे में भर दिया तो ए और बी मिलकर 1 घंटा में कितना भरा है? 7 चौक 28, यानी कि 4 लीटर पर आवर भरेगा। ए और बी 4 लीटर पर आवर। अब सवाल का सी अकेले उस टैंक को कितना समय में? तो मेरे भाई ए बी सी तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरता है? 7 लीटर। ए और बी 1 घंटा में कितना भरा है? 4 लीटर। तो आप बताइए सी 1 घंटा में कितना भरा होगा? तो ए बी सी तीनों मिलकर 1 घंटा में जितना भरेगा उसमें से ए और बी का 1 घंटे का घटा दीजिएगा तो क्या सी का नहीं आ जाएगा? यस, सी 1 घंटा में कितना? 3 लीटर। का सी पूरे टैंक को कितने समय में? तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा कितने घंटा? 14 घंटा में। ओके ना। एक बार फिर से समझिए, अच्छा सवाल है। इसको करने का 2-3 तरीका यार, एक तो फ्रैक्शन वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं और एक जनरल तरीका से, ये ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, समझिए एक बार फिर से इसको। देखें कहा क्या ए बी सी तीनों मिलकर टैंक को भरेगा, साथ में अगर भरे तो पूरा टैंक 6 घंटे में भर देगा। ओके, यही सवाल बोला। कहा तीनों साथ में मिलकर 2 घंटे तक चला, उसके बाद सी को बंद कर दिया गया। कहा अब ए और बी मिलकर 7 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेकर शेष भाग को भर दिया तो सी अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा? तो टंकी का कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होगा, कुछ भी मान लीजिए आप। ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 3 टाइम दिख रहा है, 6, 2 और 7 दिख रहा है, तो 6, 2, 7 का एलसीएम मान लीजिए कितना? 42 लीटर का टैंक है। कितने लीटर का? 42 लीटर का।
तो ए बी सी तीनों मिलकर 6 घंटा में पूरा टैंक भरेगा। 6 घंटा में पूरा टैंक, तो तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना भर देगा? 6 घंटा में 42 लीटर, तो 1 घंटा में 7 लीटर। तीनों मिलकर 1 घंटा में 7 लीटर भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहा तीनों 2 घंटे तक साथ में चला, तीनों 1 घंटा में 7 लीटर, तो 2 घंटा में कितना भर देगा? 14 लीटर। रिमेनिंग बच गया 42 लीटर का टैंक है, 14 भर गया, शेष बचा 28 लीटर। और का इस शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में, यानी कि ए और बी 7 घंटे में 28 लीटर, 7 घंटे में 28 लीटर, तो ए और बी मिलकर 1 घंटे में कै लीटर भरेगा? 4 लीटर। क्लियर है बात? अब का सी अकेले उस टैंक को कितने समय में, तो सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर 1 घंटा में 7 लीटर, तीनों मिलकर 1 घंटा में 7 लीटर। ए और बी 1 घंटा में 4 लीटर, तो सी 1 घंटा में 3 लीटर। पूरा टैंक सी कितने समय में? सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा 14 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, 1-2 बार आप लोग इसको कर लीजिएगा। देखिए दिया है साइन 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5। पूछा है आपसे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यार, इनका कॉफिशिएंट इंटरचेंज है। जो कॉस का कॉफिशिएंट है सवाल में साइन का हो गया, जो साइन का कॉफिशिएंट है वो कॉस का हो गया। तो इसका वैल्यू होगा, याद रखिएगा, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर यानी सी कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल कितना? प्लस माइनस 3। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक समलंब ए बी सी डी है, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। ओके, आगे का यार ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी जो है ये पैरेलल है। का विकर्ण बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। इस चतुर्भुज के दोनों जो डायगोनल है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काटता है। ओके, आगे का ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ सी डी। ए बी बराबर दिया है ट्वाइस ऑफ सी डी, तो सी डी को बाएं साइड लाइएगा तो ए बी बट्टा सी डी बराबर 2/1, यानी ए बी है 2 और सी डी का लेंथ है कितना? 1 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आगे इसने सवाल में बोला कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखें यार, त्रिभुज ए ओ बी यानी ये वाला ट्रायंगल और सी ओ डी यानी ए वाला ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बोला। तो आप एक चीज बताइए, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे तो ध्यान में रखना है कि समलंब में जो ये दोनों ट्रायंगल है ये आपस में सिमिलर होता है, और दो समरूप त्रिभुजों के एरिया का जो रेशियो होगा वो संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर। तो इसका भुजा 2 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एक भुजा 1 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ए ओ बी का एरिया 4, सी ओ डी का एरिया 1, तो 4:1 ऑप्शन ए। पर ऐसा होगा कैसे, समझिए। देखें, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है, और दो समानांतर रेखा को अगर ये तिर्यक रेखा काटेगी ना, दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा अगर काट रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर यानी एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। सिमिलरली दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। क्लियर है? और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यानी एंगल प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी आपस में क्या है? सिमिलर है। और दो सिमिलर ट्रायंगल में, दो समरूप त्रिभुजों में एरिया का जो रेशियो होता है वो संगत भुजा के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी
संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर। इसके सामने का भुजा 2 है तो 2, और इसके सामने का भुजा 1 तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/1 यानी 4:1। ओके, इतना पर नहीं करना है आप लोग, ये सब बेसिक सा सवाल है। डायरेक्ट आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर, और दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा का जो एरिया का रेशियो होता है वो संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। चलिए, का इनमें से छोटा भिन्न कौन है? छोटा भिन्न चेक करना है तो आपको पता है जब भी दो भिन्नों के बीच में कंपैरिजन करना हो ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो सिंपल क्रॉस करके चेक कर लीजिए। जैसे 7 या 21, 5 चौक 20, 21 बड़ा है यानी ये भिन्न बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बा? तो जब भी दो भिन्न के बीच में कंपैरिजन करना हो तो क्रॉस करके चेक कर लिया कीजिए। जैसे इन दोनों में बड़ा कौन है चेक कर लेते हैं, तो ये 5 तिया 15 और ये 4 चौक 16, तो ये बड़ा है, आपसे छोटा बोला है तो बड़ा वाला को काटते चलिए। अब आगे बढ़िए, इन दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा तो 6 तिरिक 18, 4 पचे 20, ये 20 बड़ा है तो ये वाला खत्म हो गया। अब मेरे भाई इनमें देखें, 7 तिरिक 21, 4 छक 24, 24 21 से बड़ा है ना तो ये कैंसिल। छोटा बोला तो बड़ा वाला को काटते चलिएगा, और अगर बड़ा बोलेगा तो छोटा वाला को काटते चलिएगा। ये वाला भिन्न बड़ा है। और दूसरा तरीका छोटा है, और सेकंड तरीका है यार कि आप इसको भाग दे के चेक कर लें। देखिए, x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। क्रमशः x का वैल्यू है 4.51 और y का वैल्यू है 2.48। का x प्लस y के मान की ऊपरी सीमा क्या है? ऊपरी सीमा कहने का मतलब कि इनके योग के जस्ट बाद वाला इंटीजर पूछा है तो ऑप्शन में एक ही तो इंटीजर है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब तो डेसिमल में दिया है। ये इंटीजर डेसिमल के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, यानी कि 7 है ये, तो इंटीजर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना, ऐसे करेंगे तो आप देखें 4.51 और 2.48 को ऐड कीजिएगा तो 8 है 1 9, 5 4 9, 4 2 6। तो का इसके ऊपरी सीमा, इसके मान का ऊपरी सीमा यानी कि इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर वैल्यू क्या होगा? तो जस्ट बाद 7 हो जाएगा। देखिए, का कपड़े के 3 टुकड़े की लंबाई क्रमशः 1.6 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। का कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है? यानी कि अधिकतम लंबाई का छड़ पूछा है कि अधिकतम लंबाई का छड़ क्या होगा जिससे ये तीनों कपड़ा पूरा मापा जा सकता है। आंसर सेंटीमीटर में दिया तो सबको सेंटीमीटर में बनाइएगा। आप सबको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1.26 मीटर बराबर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 126 सेंटीमीटर। दूसरे टुकड़े का लंबाई है 198 सेंटीमीटर एंड तीसरा का लंबाई 162 सेंटीमीटर। का अधिकतम लंबाई का छड़ आपको बताना है, और अधिकतम कहने का मतलब होता है HCF, अधिक से अधिक यानी HCF, नाम से ही क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सबों का HCF आप निकाल लेंगे। अगर आप ऑप्शन से चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे 12 देखिए, 12 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 14 से कटेगा क्या, तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन से नहीं तो आप बेसिक भी बना लीजिए। छोटा वाला से पहले बीच वाला में डिवाइड कर दीजिएगा तो 126 से एक बार 6, ये कितना हो जाएगा 3, 36 से 126 को डिवाइड करिएगा तो 36 तिया 108, ये कितना हो जाएगा 18, 18 से 36 को 18 दूना 36 कैंसिल। तो HCF कितना हो गया 18, 18 से ये नंबर 198 कटता है क्या? यस कटता है, तो HCF हो जाएगा 18, ऑप्शन डी। देखिए, का एक दुकानदार 60 रुपए में 100 संतरे खरीदता है, 60 रुपए में टोटल 100 संतरे का वह 15% परिवहन पर व्यय करता है। का 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यानी कि सेम क्वांटिटी का, जितना क्वांटिटी का क्रय मूल्य दिया उतने ही क्वांटिटी का इसने विक्रय मूल्य बोला। देखिए यार, का 60 रुपए में आपने 100 संतरे खरीदे हैं तो इतना पैसा तो कैश देकर 100 संतरे खरीद लिए, पर परिवहन में यानी घर तक लाने में आपका 15% खर्चा और हो गया। 15% खर्चा और हो गया, इसका मतलब क्या हुआ
कि रेट जो है 15% बढ़ गया, खर्चा 15% बढ़ गया, 60 में खरीदे, परिवहन में 15% व्यय और हो गया, यानी कि आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 15% बढ़ जाएगा, यानी कि ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया। पहले भी हमने बताया कि खरीदने के अलावा लाने, ले जाने या फिर बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होगा सबको मिलाकर वास्तविक क्रय मूल्य होगा। तो 60 रुपए में आपने खरीदा और परिवहन पे 15% व्यय और किए, यानी कि आपका खर्चा 15% बढ़ गया। तो 60 में खरीदे, 15% खर्च बढ़ गया, तो एक्चुअल क्रय मूल्य क्या हो गया, इतना। ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। अब का इसे 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो 20% लाभ कमाने के लिए 120/100 में बेचिएगा। ओके, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। 60 रुपए में तो आपने परचेज किया है 100 संतरा, ओके ना। परिवहन में यानी घर तक लाने में 15% और खर्च हो गया, 15% और खर्च हो गया, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, 15% बढ़ जाएगा, तो 115/100 हो गया। तो ये आपका वास्तविक क्रय मूल्य हो गया। अब कहा कि 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचना होगा, तो 120/100 में। का 117 रुपए की राशि PQR के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया गया। देखें, कुछ पैसे था जिसको P, Q एंड R के बीच में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना था, तो इसको इंटीजर में चेंज कर लीजिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, यानी कि इस रेशियो में आपको डिवाइड करना था, पर आपने गलती से पी क्यू के बीच में 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। 117 रुपए को PQR में 643 के रेशियो में डिवाइड करना था, पर गलती से 2, 3 और 4 के रेशियो में आपने डिवाइड कर दिया। का इस विभाजन में सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त किया, कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त किया, ये बताना है। तो देखें यार, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने तो 117 रुपए आपको बांटना था, पर गलती से भी तो आपने 117 रुपए ही बांटा होगा, यानी ये टोटल अमाउंट जो है दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रेशियो को बैलेंस कर लीजिएगा, पर वैसे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप डायरेक्ट रेशियो से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके ना। पी को मिलना था 6 पर गलती से मिला 2, तो पी को तो लॉस होगा। क्यू को मिलना था 4 पर मिला 3, यानी कि क्यू को भी क्या दिख रहा कि लॉस हो रहा। आर को मिलना था 3, मिल गया 4, यानी आर को ज्यादा मिला, यानी आर को प्रॉफिट हो गया। तो आप बताना आर का पहले हिस्सा कितना था, 3, टोटल कितना में 6, 4, 10, 3, 13 में। तो आर का हिस्सा था 3/13 भाग, तो 117 रुपए में कितना, 117 से मल्टीप्लाई 13, 9 17 से 9 तिया 27 रुपए मिलना था, पर गलती से आर को मिल गया कितना, 4, टोटल कितना में 4, 3, 7, 2, 9 में। तो 117 रुपए में आर का हिस्सा कितना, 117 से मल्टीप्लाई 13, 9 17, 13 चौक 52। आर को एक्चुअल में मिलना था 27 रुपए, पर गलती से मिल गया 52 रुपए। कितने रुपए ज्यादा मिल गया, तो आप बोलेंगे सर 25 रुपए ज्यादा मिल गया। ऑप्शन नंबर सी। देखें का ए और बी काम को 15 दिनों में कर देगा। पिछले सेट में, सॉरी पिछले के पिछले सेट में ऐसा सवाल हमने करा रखा है, 15 दिन में कर देगा। का बी अकेले इस काम को 18.75 जब भी टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम डेसिमल में दे तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 25 सते 175, 25 बचे 25 से 25 चौक 100, यानी कितना 75/4। इन सब का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 75, 15 बचे 75, 75 एकम तो 4 एकम 4। ओके, आगे का वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 7.5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है।
आपको पता होगा जो वर्कर काम छोड़ के जाएगा ना उसको जाने मत दीजिए, उसको बुलाइए और जितना काम छोड़ कर गया है उतना काम एक्स्ट्रा कराइए। तो कहा बी जो है ये 7.5 दिन पहले ही भाग गया, तो बी एक दिन में 4 काम करता, अगर रहता तो एक दिन में 4 काम करता, तो 7.5 दिन में कितना काम करता, तो 4 पचे 20, 7 चक 28 2 30 काम करता। लेकिन ये अपने हिस्से का 30 काम छोड़ के भाग गया, तो भागने मत दीजिए, बी को बुलाइए। बी आ गया, अब 30 काम एक्स्ट्रा कराइए, टोटल 75 काम था, 30 काम और कराइएगा तो अब टोटल काम हो जाएगा कितना, 105। अब यार आपने बी को भी बुला लिया तो बेचारा था ही, यानी कि इस टोटल काम को ए और बी अगर करे मिलकर, टोटल काम को ए और बी मिलकर करे तो कितने दिन में कर देगा, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, 105 काम को कै दिन में 5 से डिवाइड करिएगा, 21 दिन में कर देगा। यानी दोनों मिलकर अगर शुरू से अंत तक साथ में काम करता तो काम को 21 दिन में कर देता। कहा दोनों साथ में मिलकर कितने दिन तक काम किया था, 7.5 दिन पहले ही बी भाग गया था, अगर साथ में रहता तो काम 21 दिन में हो जाता, पर बी 7.5 दिन पहले भाग गया था, तो इसका मतलब बी ने काम किया कितना दिन, 13.5 दिन साथ में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है, 12 वर्ष बाद आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुना अधिक हो जाएगी। कहा 12 साल बाद आर्या का जो एज है ये विशाल से, 12 साल बाद, कितने साल बाद, 12 साल बाद आर्या का एज विशाल से 1.25 गुना, डेसिमल हटाइएगा बट्टा में 100, 25 पचे 25 चौक 100, 5/4 यानी क्या हो जाएगा 5:4, यानी 12 साल बाद आर्या का एज होगा 5 यूनिट और विशाल का एज होगा 4 यूनिट। ऊपर वाला लाइन में बोला है कि विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है, विशाल जो है आर्या से 20 वर्ष छोटा है, विशाल आर्या से अनुपात में कितना छोटा है, 1 पर एक्चुअल में दिया है 20 साल, 1 बराबर 20 साल, तो आर्या की आयु अभी यानी प्रेजेंट में, तो आप बताना आर्या का एज 12 साल बाद है 4 यूनिट, 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 20 चौक 80, 20 चौक 80, ये 12 साल बाद आर्या का एज होगा 80, पर बोला अभी यानी प्रेजेंट में आर्या का एज कितना, 12 साल बाद आर्या का एज 80, तो प्रेजेंट में कितना, 12 घटाइएगा तो 68 साल। ऑप्शन नंबर देखिए का 4 संख्या W, X, Y और Z को आरोही यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, बढ़ते क्रम यानी कि W से बड़ा X, X से बड़ा Y एंड Y से बड़ा Z। अब आगे कहा यार सबसे छोटी 3 संख्या का औसत, सबसे छोटी 3 संख्या यानी कि W, X और Y, इन तीनों का औसत है 22, तो तीनों का योग 22 तिया 66, और सबसे बड़ी 3 संख्या का औसत 28, सबसे बड़ी 3 संख्या ये है का इन तीनों का औसत है 28, तो इन तीनों का योग 28 तिया 84। अब इन दोनों को घटा लीजिएगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप घटाएंगे, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो W माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 18। ओके। अब यार कहा परास निकालना है, तो परास क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम यानी बड़ा संख्या जेड, मिनिमम यानी कि W का वैल्यू निकालना। तो यार इस इक्वेशन में अगर माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर हो जाएगा जेड माइनस W बराबर माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जेड माइनस W का वैल्यू क्या आ जाएगा 18। आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो बड़ा वाला इक्वेशन में से छोटा वाला को घटाइए, बात एक ही चीज है। ओके, आप तो समझदार हैं, खुद से भी कर सकते हैं इसको। देखिए का एक ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंब वृत्तीय बेलनाकार आकार का जिसका लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर है। का एक ठोस वस्तु है जिसका बीच वाला जो भाग है ना 14 सेंटीमीटर लंबा लंब वृत्तीय बेलन है। ओके, ये बेलन। आगे कहा बेलनाकार का एक छोर लंब वृत्तीय शंकु है और दूसरा छोर गोलार्ध है। कहा इस बेलनाकार भाग का एक छोर जो है ये लंब वृत्तीय शंकु है
और दूसरा जो छोर है ये अर्धगोला। आगे बोला यार सभी तीनों आकार का यानी सभी तीनों फिगर का रेडियस 3 है, इन सब का रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी है 3 का शंकु और गोलार्ध समेत बेलनाकार वस्तु की कुल लंबाई यानी इस कंप्लीट फिगर का जो लंबाई है ये है 21 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलन का लंबाई दिया था कितना 14। सवाल कहा कि घन सेंटीमीटर में ठोस वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा। घन ये पेपर का ही सवाल है, घन नहीं होना चाहिए, पेपर में भी घन ही दिया था, वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। वर्ग सेंटीमीटर में इस ठोस वस्तु का एरिया निकालना है। आप एक चीज बताएं, इस कंप्लीट फिगर का अगर आपको कंप्लीट फिगर को बनाने में कितना लकड़ी या जिस चीज का भी बना हुआ इस कंप्लीट फिगर को बनाने के लिए कहा कि आपको कुल कितना एरिया का जरूरत पड़ेगा, तो मेरे भाई ऊपर शंकु है तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एच, नीचे बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच, और नीचे अर्धगोला है तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके ना, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आपको एक चीज यहाँ से पता होगा कि सर ये जो अर्धगोला है ना, अर्धगोला का ये जो रेडियस होगा यही इसका हाइट होता है। ये अर्धगोला का क्या है, केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो रेडियस होगा, और यही अर्धगोला का क्या है, हाइट है। यानी अर्धगोला का जो हाइट होता है वो उसके रेडियस के बराबर होता, तो ये अर्धगोला का हाइट है तो हाइट रेडियस के बराबर यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो अर्धगोला का हाइट हो गया 3। आप बताना इस कंप्लीट फिगर का हाइट है 21, बेलन का 14, अर्धगोला का 3, तो 14 और 3 17 हो गया, तो बचा हुआ इस शंकु का हाइट कितना हो जाएगा, शंकु का हाइट 21 में से 17 गया, शंकु का हाइट हो जाएगा 4। अब इस राइट एंगल में 3 है ये 4 है तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट 5। क्लियर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया, रेडियस है शंकु का 3, वक्र पृष्ठ एरिया है 5, तो 5 दिया 15 पाई, प्लस बेलन का रेडियस 3, बेलन का हाइट कितना 14, तो 14 दिया 42, 42 दूना 84 पाई, प्लस रेडियस है अर्धगोला का 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 पाई। इन सबको ऐड कीजिएगा तो 8 4 12, 12 5 17, हाथ में रहा 1, 8 2 10 और 1 11, 117 पाई। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी। देखें यार ये सपोज नदी है, नदी के एक किनारे पे घर बना हुआ है, ये घर है सपोज, और का दूसरे किनारे पर चिमनी है। तो यहाँ चिमनी और घर का लंबाई क्लियर नहीं हो पाया कि चिमनी ज्यादा लंबा होगा या घर लंबा होगा। आगे पढ़िए, घर के छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, घर के छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो इस लैंग्वेज से पता नहीं चल पा रहा कि जो चिमनी है उसका लंबाई घर से बड़ा होगा या छोटा होगा। आगे का नदी का लगभग चौड़ाई और चिमनी का ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यार चिमनी का ऊंचाई बोला ना, तो ऑप्शन को जरा एक बार देख लीजिए। चिमनी का जो भी ऊंचाई दिया है, जो भी ऊंचाई है चारों ऑप्शन में वो 15 से बड़ा है, यानी कि ये क्लियर है कि चिमनी जो होगा ये घर से ज्यादा ऊंचा होगा। ओके, ये चिमनी। देखिए का घर के छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी ये वाला एंगल है 30, तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, अल्टरनेट इंटीरियर से 30। ओके, अब का घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण है 60, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। अब आपको बस रेशियो बैलेंस कर लेना है। इस ट्रायंगल में जरा आप देखें, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3, और सेकंड जो 60 डिग्री वाला ट्रायंगल है, इस वाला ट्रायंगल को आप देखिए,
इसमें tan 60 क्या होगा, √3/1, तो 60 के सामने ये लंब है √3 और ये आधार कितना हो जाएगा 1। आप बताएं यार, ये बेस जो है दोनों ट्रायंगल का कॉमन बेस है, यानी कि दोनों एंगल से इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम, पर सेम है नहीं, रेशियो को बैलेंस कर लेना है। यहाँ √3 है, इसको भी √3 बनाइएगा तो √3 से यहाँ गुना तो √3 से यहाँ भी गुना तो √3 गुना √3, चिमनी का हाइट आ गया कितना 3। अब यार देखें, घर का हाइट है 1 यूनिट, घर का हाइट कितना 1, पर एक्चुअल में दिया है कितना 15 मीटर, 1 का वैल्यू 15 है तो का चिमनी का हाइट यानी 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 दिया 45 मीटर। अब ऑप्शन में, किस ऑप्शन में चिमनी का हाइट 45 है, ऑप्शन नंबर सी। आपको नदी का चौड़ाई निकालने का जरूरत भी नहीं है, आपका एक ऑप्शन मिल गया, चिमनी का हाइट 45 है, ऑप्शन सी। आप चाहें तो निकाल लीजिएगा, ये नदी का चौड़ाई कितना है √3 यूनिट, 1 बराबर 15, तो √3 बराबर कितना मल्टीप्लाई करके, पर जरूरत नहीं है, आपका टाइम खराब होगा फालतू का। यहाँ देखिए का 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत खंभा है, एक 8 मीटर ऊंचा है और एक 12 मीटर ऊंचा खंभा है। आगे का यार, दोनों स्तंभ के शीर्ष से एक रस्सी दूसरे के तल तक खींची गई है, दोनों के टॉप से का एक दूसरे के तल तक एक रस्सी खींची गई है, इसके टॉप से एक रस्सी इसके बेस तक खींचे और इसके टॉप से एक रस्सी इसके बेस तक खींचे। ओके, आगे कहा कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियां एक दूसरे को काटती है, का ये दोनों रस्सी जो है यहाँ पे एक दूसरे को काटती है, का इसका ऊंचाई जमीन से कितना, ये वाला हाइट आपसे पूछा है, ये हाइट कितना। देखें इसमें ये 2 राइट एंगल बनता है, ये एक छोटा वाला और ये एक बड़ा वाला, सिमिलरिटी लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, पर आप लोग सीधा रिजल्ट ध्यान में रखिएगा कि जमीन से कितनी हाइट पर ये दोनों रस्सी एक दूसरे को काट रही है, तो ये हो जाएगा बड़का गुना छोटका बट्टा बड़का प्लस छोटका। तो बड़का है कितना 12, छोटका है 8, बड़का प्लस छोटका 12 8 20, 4 बचे 20, 4 तिया 12, 8 तिया 24/5, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।